नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज रूस ने किस तरह विश्व युद्ध की धमकी दी, श्रद्धा केस में हुए नार्को टेस्ट में आफताब ने क्या कबूल किया, आईएसआईएस का मुखिया कैसे मारा गया और तालिबान के आगे पाकिस्तान घुटनों पर क्यों आ गया। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जंग के 9वें महीने में जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से साफ मना कर दिया है, जबकि जेलेंस्की पिछले कई महीनों से बाइडेन से उसे यूक्रेन भेजने की गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की ने कई बार अमेरिका से कहा कि रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए इस डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका ने कड़े शब्दों में यह कह दिया कि वो पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन नहीं भेजेगा। और अमेरिका के इनकार के पीछे रूस की नेटो देशों को दी गई एक धमकी को बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिला तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है। और रूस की इस धमकी के बाद ही खबर आई कि यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बिना ही जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब अमेरिका उसे यह डिफेंस सिस्टम नहीं देगा और नेटो के दूसरे देश भी पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देने से पहले 100 बार सोचेंगे। जबकि इस डिफेंस सिस्टम को मिसाइलों का काल कहा जाता है, लेकिन अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम देने की जेलेंस्की की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया। हालांकि वो पिछले कई महीनों से लगातार बाइडेन पर दबाव बना रहे थे, उनसे गुहार लगा रहे थे कि रूस से लड़ने के लिए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दिया जाए। उन्होंने दलील दी कि ये डिफेंस सिस्टम ही रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के लोगों को बचा सकता है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को आसानी से ढेर कर सकता है और ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। और जेलेंस्की को उम्मीद थी कि देर सवेर अमेरिका उनकी गुहार जरूर सुनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम की मदद पर जेलेंस्की से किनारा कर लिया, क्योंकि रूस ने इस सिस्टम को लेकर एक बड़ी धमकी दे दी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिला तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यानी एक बार अमेरिका का यह घातक हथियार यूक्रेन पहुंचा तो फिर पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि अगर नेटो ने ऐसी कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि रूस इस हथियार की ताकत से वाकिफ है। वो जानता है कि अगर एक बार पेट्रियट यूक्रेन पहुंच गया तो फिर रूसी सेना की शामत आ जाएगी। इसी वजह से रूस ने पहले भी कई बार इस तरह के खतरनाक हथियारों की मदद का विरोध किया है, लेकिन इस बार तो दिमित्री मेदवेदेव ने सीधे विश्व युद्ध की बात कर दी। और जिस तरह से रूस ने दुनिया के बड़े देशों के विरोध को हवा में उड़ाते हुए यूक्रेन पर हमला किया था, उसकी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी वजह से यूक्रेन को वो हथियार मिलना अब नामुमकिन लग रहा है जो उसे रूसी मिसाइलों से बचा सकता है। लेकिन अमेरिका के इनकार के बाद भी जेलेंस्की हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अब जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी और तेजी से इस पर कदम उठाने की अपील की, क्योंकि जंग अब तेज होती जा रही है। रूस ने पहले के मुकाबले मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि ऐसे ही हमलों से देश को बचाने के लिए जेलेंस्की अब जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है। और अमेरिका के मना करने के बाद जेलेंस्की को उम्मीद है कि जर्मनी उनकी मदद करेगा। एक रोज पहले ही पोलैंड ने भी जर्मनी को सलाह दी थी कि वो ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दे। हालांकि यूक्रेन की परेशानी यह है कि उसके सैनिकों को पेट्रियट सिस्टम चलाना ही नहीं आता और नेटो देश इसके इस्तेमाल के लिए अपने सैनिक वहां नहीं भेज सकते। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जर्मनी ने भी जेलेंस्की की मांग पर अब तक हामी नहीं भरी। उधर ईरान के आक्रामक तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने कतर को आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करने का फैसला कर लिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जानकारी दी कि दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे चरण के मुकाबले के दौरान इस डील को मंजूरी दी गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल ने आशंका जताई थी कि दुनिया को अस्थिर करने के लिए ईरान की एजेंसियां कतर में चल रहे वर्ल्ड कप को निशाना बना सकती हैं, जिसके बाद कतर में हड़कंप मच गया और उसने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। और बाइडेन प्रशासन ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कतर के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल पर मोहर लगा दी, जिसके तहत कतर को 10 एंटी ड्रोन सिस्टम, 200 इंटरसेप्टर मिसाइल और दूसरे घातक हथियार मिलेंगे। असल में हिजाब विरोध आंदोलन की वजह से ईरान की सरकार पर खतरा बना हुआ है, जिसके लिए वो कई बार अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा चुका है और आशंका है कि इसी बौखलाहट में वो दुनिया को अस्थिर करने के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप को निशाना बना सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंची पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर को तालिबान ने बड़ा झटका दिया। खबर है कि हिना रब्बानी खर वहां के रक्षा मंत्री से मिलने पहुंची थी, लेकिन अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए हिना रब्बानी खर काबुल आई थी, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।
जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर केवल एक दिन के दौरे पर काबुल गई थी। वो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से मिलना चाहती थी, लेकिन मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और आखिरकार हिना रब्बानी खर को उनसे मिले बिना ही लौटना पड़ा। दावा यह है कि हिना रब्बानी खर की तरफ से काबुल में पाकिस्तान के दूतावास ने काफी मेहनत की। बार बार मुल्ला याकूब के दफ्तर से मिन्नतें भी की गईं, लेकिन उन्होंने इस बात को जरा भी तवज्जो नहीं दी। ऊपर से अफगानिस्तान के मीडिया को भी पूरी घटना की जानकारी दे दी गई। जैसे ही ये खबरें सामने आई, पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस घटना पर अब तक चुप है, लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि तालिबान भी पाकिस्तान से बुरी तरह नाराज हैं। मुल्ला याकूब कहने को तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन असल में वो तालिबान के सबसे कद्दावर नेता हैं। वो तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर के बेटे हैं। पिछले करीब 3 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती फिलहाल तालिबान को खटक रही है। खासतौर पर इसकी जड़ में अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी का एनकाउंटर ही है। अगस्त में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में बैठे अल जवाहिरी को ढेर कर दिया था, जिसके लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान से एक ड्रोन को अफगानिस्तान भेजा गया था, जिसके जरिए अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया। इसी एनकाउंटर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती में सबसे बड़ी दरार डाल दी। खुद मुल्ला याकूब इसके लिए पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। अमेरिका की मदद करने के बदले पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सौदेबाजी करने की खबर है। और माना जाता है कि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान को मिले F-16 फाइटर जेट उसी मोल भाव का नतीजा है। लेकिन पाकिस्तान के ये छोटे लालच उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। तालिबान की पाकिस्तान से नाराजगी उसे बहुत भारी पड़ रही है। एक तरफ ड्यूरेंट लाइन पर बिगड़ते हालात और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तालिबान के हमले। इसीलिए हिना रब्बानी खर को अफगानिस्तान जाना पड़ा था। लेकिन अफगानिस्तान जाने के बाद भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। खबर है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को परेशान करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। खासतौर पर इसके लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान की सरकार एक आतंकी संगठन मानती है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार के साथ इस संगठन ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया था। अगले ही दिन क्वेटा में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, जिसकी विचारधारा बहुत कुछ अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी ही है। दावा यह है कि अफगानिस्तान से तालिबान की शह पर ही पाकिस्तानी तालिबान एक्शन में आए। ऊपर से पाकिस्तान की एजेंसियों की शिकायत है कि आतंकी हमले करने के बाद ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ऊपर से बॉर्डर का विवाद तालिबान सुलझने ही नहीं दे रहे। अफगानिस्तान कभी भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान अगर सत्ता में आए तो विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन तालिबान ने तो पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। इधर भारत और अमेरिका की सेना के बीच LAC पर हो रहे युद्ध अभ्यास से चीन घबरा गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर एक बयान जारी किया और इस सैन्य अभ्यास पर सख्त नाराजगी जताई। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी सेना से भारतीय जवान दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस मिलिट्री ड्रिल से चीन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि ये उसकी सीमा के काफी करीब हो रही है। यही वजह है कि जैसे ही इसके बारे में चीन को जानकारी मिली, उसने विरोध जताया। Of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. हालांकि जैसे ही चीन ने समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, भारत की तरफ से भी उसे जवाब दे दिया गया। भारत किसके साथ अभ्यास कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें तीसरे देशों का कोई वीटो नहीं है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। उत्तराखंड के औली में हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय सैनिक अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी सेना से घातक हथियार चलाने से लेकर कई तरह के जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की भी ट्रेनिंग जवान ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच बीते 15 नवंबर से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा के कत्ल की बात कबूल कर ली। इस हत्याकांड के आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी अपना जुर्म मान लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट करवाया, जिसमें यह बात उसने फिर कबूल कर ली कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की थी। खबर है कि इस दौरान आफ्ताब ने पुलिस को यह जानकारी भी दी है कि उसने हत्या में किन हथियारों का इस्तेमाल किया था और फिर मकसद पूरा हो जाने के बाद उन्हें कहां-कहां फेंका। सूत्र बता रहे हैं कि आफ्ताब ने यह भी माना कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की जान ली थी। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने वो राज भी उगल दिए कि श्रद्धा के मोबाइल फोन और कपड़े उसने कहां फेंके थे। बताया गया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में पूछे गए सवालों के जवाब में अंतर पाया गया तो आफ्ताब का एक बार फिर नार्को टेस्ट हो सकता है। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% मतदान हुआ, जो पिछली बार से कम है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिन पर 60% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यानी 2017 में पहले चरण में करीब 67% मतदान हुआ था। यानी इस बार यह आंकड़ा घट गया और 60% रहा। Whole day, the polling completed
very successfully and very peacefully. अब दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। उधर दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक के कविता का नाम भी शामिल हो गया। ईडी ने जांच के कुछ दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिनमें के कविता का नाम भी है। ईडी ने गिरफ्तार कारोबारी अमित अरोड़ा से पूछताछ के बाद उनका नाम केस में शामिल करने का दावा किया। आबकारी मामले की जांच रिपोर्ट में उस ग्रुप का जिक्र किया गया जिसे साउथ ग्रुप के नाम से जाना जाता है और आरोप है कि के कविता इसकी अगुवाई करती हैं। इसी ग्रुप पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। इस बीच कैंसर से जूझ रहे ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर पेले को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी जानकारी उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी और कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। उनके पिता को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सितंबर 2021 में पेले के कोलन से ट्यूमर निकाला गया था, जिसके बाद से वो रूटीन चेकअप के लिए जाते रहते हैं। उधर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपने सरगना अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। मतलब यह कि इसी के साथ इस्लामिक स्टेट का तीसरा सरगना ढेर हो गया, जिसकी पुष्टि आईएसआईएस ने एक दिन पहले की थी और बताया कि अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी युद्ध में मारा गया। हालांकि अमेरिका ने उसके मारे जाने का दावा अक्टूबर में ही कर दिया था, लेकिन आईएसआईएस की तरफ से इसे अभी तक माना नहीं गया था। वैसे आईएसआईएस के सरगना के मारे जाने पर आतंकी संगठन की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, जैसे कि उसकी मौत कब और कहां हुई, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को इसी साल फरवरी में आईएसआईएस के दूसरे सरगना अबू इब्राहिम अल कुरैशी की मौत के बाद आतंकी संगठन का नया सरगना बनाया गया था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद आईएसआईएस ने नए सरगना के नाम का भी ऐलान कर दिया। आईएसआईएस ने अबू अल हसन अल हुसैनी अल कुरैशी को नया सरगना बनाया है और ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब आईएसआईएस अपने स्लीपर सेल के जरिए इराक और सीरिया में घातक हमले कर एक बार फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क के पीस प्लान पर पूछे गए एक सवाल पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भिड़क गए। मस्क ने अक्टूबर की शुरुआत में सोशल मीडिया पर यह प्लान साझा किया था, जिस पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कार्यक्रम के दौरान ज़ेलेंस्की ने मस्क को आड़े हाथ लिया और रूस के हमले की वजह से मची तबाही को देखने के लिए उन्हें यूक्रेन आने का न्योता दे दिया। उन्होंने मस्क को अपनी आंखों से यूक्रेन की बदहाली देखने के बाद ही जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का प्लान तैयार करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने इशारों में मस्क पर पुतिन के प्रभाव में आकर यूक्रेन पर अपनी राय बदलने का भी आरोप लगाया। It seems that Elon began to change his opinion and we began to hear all kinds of appeals. असल में ज़ेलेंस्की का गुस्सा मस्क के उस पीस प्लान पर पूछे गए सवाल पर भड़का, जिसे उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट के जरिए साझा किया था और अपने 11 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स से उस पर राय मांगी थी। और मस्क के इस पीस प्लान के बाद उनके और यूक्रेन के रिश्तों में तूफान आ गया था, क्योंकि मस्क ने अपने पीस प्लान में क्राइमिया को रूस का अभिन्न अंग बता दिया था और 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद रूस के कब्जे में आए इलाकों पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में रेफरेंडम करवाने की सलाह दी थी। और ये दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी, क्योंकि खैरसोन समेत कई मोर्चों पर बढ़त बना चुके ज़ेलेंस्की अब रूस को क्राइमिया से भी खदेड़ने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर पुतिन के राष्ट्रपति रहने तक रूस से किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया। इधर टाइगर विवाद की जांच के बाद अभिनेत्री रवीना टंडन ने सफाई दी कि वो जिस गाड़ी में घूम रही थी वो वन विभाग की गाड़ी थी। आरोप है कि टाइगर की फोटो लेने के चक्कर में उन्होंने नियमों की अनदेखी की थी, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि जिस वक्त रवीना टंडन फोटो ले रही थी उनकी गाड़ी टाइगर के काफी करीब पहुंच गई थी। रवीना टंडन ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 25 नवंबर को पोस्ट किया था। वीडियो में साफ दिखा कि जब वो टाइगर की तस्वीर ले रही थी तब वो उनकी गाड़ी के नजदीक आ गया था। एक बार तो वो गाड़ी पर झपटने की कोशिश करता भी नजर आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही रवीना टंडन पर नियमों से खिलवाड़ करने के आरोप लगे थे, लेकिन अब रवीना टंडन ने सफाई दी कि वो जिस गाड़ी पर सवार थी वो वन विभाग की थी। उन्होंने ये दावा भी किया कि गाड़ी में एक गाइड भी सवार था। उधर लेबनान के किसरवान प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद वहां कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही। क्लाइमेट चेंज को इस भारी बारिश की वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से किसरवान प्रांत के एक इलाके में कई गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। इसी बीच एक आदमी बहती कार में फंस गया। वो किसी तरह कार से निकलकर बाहर आया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ ही पलों में वो और उसकी कार पानी के तेज बहाव में बह जाती। इसी तरह कई इलाकों में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जिसमें कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गईं या फिर बहकर दूर चली गईं। हाईवे का तो और भी बुरा हाल हो गया। बाढ़ की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं, जिससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। इस बाढ़ ने बड़े बड़े ट्रकों पर भी ब्रेक लगा दिया। खबर है कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था न होने की वजह से बाढ़ ने वहां इतनी तबाही मचाई। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई।
इस बीच भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस बार G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखी गई है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होगा, लेकिन इसके अलावा देश के 50 शहरों में भी बैठकें करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने PFI पर बैन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। बैन के विरोध में जेल में बंद PFI के एक सदस्य ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और PFI पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठाया था, जिसकी याचिका पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसी साल सितंबर में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। उधर एक्टर विजय देवरकोंडा से ईडी ने फिल्म लाइगर की फंडिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ की। ईडी ने विजय देवरकोंडा को अपने हैदराबाद दफ्तर बुलाया, जहां उनसे 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और विजय देवरकोंडा से फिल्म के लिए मिली विदेशी फंडिंग से जुड़े कई सवाल किए। एक्टर विजय देवरकोंडा का कहना है कि उन्होंने ईडी की पूछताछ में सहयोग किया। एक्टर विजय देवरकोंडा से पहले ईडी ने फिल्म के 2 निर्माताओं पुरी जगन्नाथ और चार्मी कौर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच भारतीय सेना ने उत्तराखंड के औली में युद्ध के अभ्यास के दौरान अर्जुन नाम के एक बाज का वीडियो जारी किया, जो ड्रोन का शिकार कर सकता है। सेना के मुताबिक इस बाज को हमले के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है और इसी वजह से यह दुश्मन के किसी भी ड्रोन पर अटैक कर सकता है। यानी ये बाज आसमान में आम पक्षी की तरह उड़ेगा, लेकिन जैसे ही सेना इसे इशारा करेगी, ये हमलावर ड्रोन पर झपटकर उसे पल भर में तबाह कर देगा। इस काम के लिए बाज अपने मजबूत पंजों और तेज नजरों का इस्तेमाल करेगा। सेना के मुताबिक अर्जुन नाम के इस बाज पर कैमरा भी फिट किया जा सकता है, ताकि ये दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां की तस्वीरें भेज सके। इसके अलावा दुश्मन के ड्रोन पर हमला करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेगा। बताया गया कि सेना जल्द ही इसकी तैनाती पंजाब में पाकिस्तान सीमा के नजदीक कर सकती है, जहां से पाकिस्तान अक्सर ड्रोन के जरिए न सिर्फ हथियार बल्कि ड्रग्स भी भारत में भेजने की फिराक में रहता है। खबर है कि यूपी के मेरठ में सेना इस तरह के कई बाजों को ट्रेनिंग देने में जुटी है। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक 3 बच्चियां फंसी रहीं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे 20वीं मंजिल से खेलने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे। तभी जैसे ही लिफ्ट 11वीं मंजिल पर पहुंची, वो रुक गई और उस लिफ्ट को खोलने के लिए तीनों बच्चियां काफी देर तक मशक्कत करती रहीं। सामने आए वीडियो में दिखा कि उन्होंने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की जिससे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाए। बच्चों ने बाहर निकलने के लिए कई बार अलार्म भी बजाया। 3 वो बच्चियां थी जो कि लिफ्ट के अंदर फंस गई थी। आरोप है कि बच्चों के अलार्म बजाने के बावजूद सोसाइटी का कोई सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर निकालने के लिए वहां नहीं पहुंचा। बच्चों का रो रो के बहुत बुरा हाल था, डरे हुए। बताया गया कि वो बच्चे 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया से तनाव के बीच जापान अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है। टोमाहॉक मिसाइल को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे उत्तर कोरिया के खिलाफ दागने का प्लान जापान ने बनाया है। खबर है कि 13 नवंबर को जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। 500 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि जिस तरह से किम जोंग उन एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करके अपने दुश्मनों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए जापान ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि अगर उत्तर कोरिया हमला करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली ये मिसाइल 1250 किलोमीटर तक वार कर सकती है। जापान की इसमें दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि टोमाहॉक मिसाइल ने 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अपना लोहा मनवाया था, जिसे अब वो उत्तर कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में दिख रहा है। इस बीच यूके ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। यूके की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की लिस्ट में रूस के उप प्रधानमंत्री पर भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि यूके का आरोप है कि रूस के हथियारों की देखरेख और जंग में नए सैनिकों को हथियारों से लैस करने की जिम्मेदारी रूस के उप प्रधानमंत्री पर थी। यूके ने रूस के उन 10 राज्यपालों पर भी प्रतिबंध लगाए जिनके शहरों से नई भर्तियां सबसे ज्यादा हुई। यूके ने रूस के जेल प्रशासन के चीफ का नाम भी प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने वैगनर ग्रुप में कैदियों की भर्ती का समर्थन किया था। इधर लगातार 8 दिन से जारी तेजी के साथ शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल रहा और सेंसेक्स 185 अंकों की मजबूती के साथ 63,284 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 54 अंकों की बढ़त के साथ 18,812 पर पहुंच गया। दिन भर के कारोबार में बैंक और आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। उधर अमेरिका के हवाई राज्य में फटे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी का लावा 200 फीट तक आसमान में उछला। 38 साल बाद इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने से लोग पहले ही दहशत में थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया।
क्योंकि ज्वालामुखी का लावा आसमान की तरफ कई मीटर तक उछल रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले निकलते दिखाई दिए। वहाँ आसपास लावा ऐसे बहता दिखा मानो आग की कोई नदी बह रही हो। ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट के साथ लावा दूर तक फैलता नजर आया, जबकि उससे उठने वाले धुएं का आसमान में कब्जा दिखाई दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा रात में कई किलोमीटर दूर तक दिखा। अमेरिका के हवाई राज्य में फटे माउना लोआ ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि जहरीली गैस और धुएं के कण हवा में घुल रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। साल 1984 के बाद अमेरिका के हवाई राज्य में इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ है। हालांकि 1843 के बाद से अब तक ये 33 बार फट चुका है। इस बीच खबर है कि खैरसॉन और खार्किव में यूक्रेन को बढ़त मिलने से बौखलाई पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर हमले तेज कर दिए। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बखमुत के पास कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए रूस के सैनिकों ने पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों की घेरेबंदी कर वहां ड्रोन और मिसाइल की मदद से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। दावा किया गया कि बखमुत के आसपास के कई इलाके रूसी सेना के जबरदस्त हवाई हमलों से थर्रा उठे। यानी वो आशंका सच साबित हुई कि खैरसॉन से अपनी सेना को हटाना पुतिन का बड़ा गेम प्लान था। मतलब ये है कि खैरसॉन में हार के बाद पुतिन अब डोनेत्स्क को किसी भी कीमत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसीलिए उनकी सेना ने वहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तबाही मचानी शुरू कर दी और बखमुत के पास बसे 2 गांवों से जेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया। रूस के तेवरों से साफ है कि खैरसॉन में मिले जख्म पुतिन के लिए इस कदर गहरे हो चुके हैं कि उन्हें भरने के लिए उनकी सेना खून का दरिया बहाने की तैयारी कर चुकी है। उधर चीन में जीरो कोविड पॉलिसी पर मचे घमासान के बीच आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन की सरकार के तेवर नरम तो हैं, लेकिन अब तक वो ये बता नहीं पाई है कि जीरो कोविड पॉलिसी में क्या बदलाव होगा। इसी से जुड़ा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिचेन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल सुनते ही उनकी बोलती बंद हो गई। कई देशों के पत्रकार वहां मौजूद थे और मंच पर खड़े थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिचेन। बाकी सारे सवालों का फर्राटेदार जवाब देने के बाद इस सवाल पर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर तो सन्नाटा पसरा रहा। सवाल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार ने पूछा था। कुछ देर चुप रहने के बाद चाओ लिचेन ने सवाल दोबारा पूछने को कह दिया, लेकिन जवाब वो फिर भी नहीं दे पाए। बस सवाल में ही खामी निकाल कर निकल गए। लेकिन चीन में लगी आग पर इसे चाओ लिचेन की नहीं बल्कि चीन की सरकार की बेबसी माना जा रहा है। चीन अब तक नहीं समझ पा रहा कि वो आंदोलनों के सामने घुटने टेक दे या अपने ही लोगों के घुटने तोड़ दे। पूरी दुनिया अब चीन को नसीहत देने में लगी है। प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिशों के लिए चीन को कोसा जा रहा है। इसीलिए चीन पर दबाव भी हर पल बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन ने अभी तक जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये भरोसा जरूर दे रही है कि पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा, और उसके दिए भरोसे का जरा भी असर चीन के हालात पर नहीं दिख रहा। चीन के उन शहरों की गिनती लगातार बढ़ रही है जहां चीन की सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे हैं। चीन की सरकार की तरफ से कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यहां तक कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी छुट्टियों में अपने घर जाने का आदेश दे दिया गया है। चीन के मीडिया में ये तक छापा गया कि घर जाने के लिए छात्रों को यात्रा का खर्च भी सरकार देगी, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऊपर से छात्रों की शिकायत यह है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार का कोई भी अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। शी जिनपिंग की सरकार ने अब तक ये भी नहीं बताया है कि कोविड पॉलिसी के किन प्रावधानों को बदलने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए अब चीन में चल रहा आंदोलन जीरो कोविड पॉलिसी से काफी आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि चीन के लोगों को अब सिर्फ कोरोना वायरस पर हो रही सख्ती से ही शिकायत नहीं है, बल्कि इस आंदोलन ने कम्युनिस्ट पार्टी की उनके ही देश में पोल खोलकर रख दी। व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे ऐप पर चीन में बैन है। वहां की सरकार ने विदेशी वेबसाइटों तक को बैन किया हुआ है। न कोई विदेशी अखबार, न चैनल और न ही वेबसाइट। चीन के लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो उन्हें चीन की सरकार दिखाती और सुनाती है। लेकिन इस बार हवा बदल रही है। खबर है कि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम का इस्तेमाल वहां के छात्र बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। भारत के लोगों के लिए टेलीग्राम चलाना मामूली बात है, लेकिन चीन में ये गैर कानूनी है। खबर है कि वहाँ के आंदोलनकारी युवा टेलीग्राम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ तक कि चीन के पुलिस वाले लोगों के फोन में टेलीग्राम मिलते ही उन्हें जेल में डाल रहे हैं। इसीलिए अब वहाँ के लोगों को सेंसरशिप से घुटन महसूस होने लगी है। ज्यादातर प्रदर्शनों में सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठ रही है। लोग दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की सरकार ने उनके मुंह पर ताला लगाया हुआ है। इधर हरियाणा के पानीपत में एक बुजुर्ग महिला ने 22 लाख का बिजली बिल आने पर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया और इसके लिए वो बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई और ढोल बजाकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर के सामने बैनर लेकर खड़े दिखाई दिए जिस पर 22 लाख रुपए के बिजली बिल का जिक्र था। इस बीच वहां प्रदर्शन के लिए ढोल भी बजते नजर आए।
इसके बाद कुछ लोग मिठाई लेकर दफ्तर के अंदर भी पहुंच गए। इस दौरान उन लोगों की एक अधिकारी से बहस भी हुई। मेरा 600 बिल आता था। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने बुजुर्ग महिला पर आरोप लगाकर इस मामले को राजनीतिक बता दिया। कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बिजली विभाग के जिस दफ्तर में महिला ने प्रदर्शन किया, वहाँ के अधिकारी ने अलग ही दलील दी। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली महिला का मामला उनके इलाके में नहीं आता और इसी वजह से उन्होंने महिला को सलाह दी कि वो सही जगह जाकर शिकायत करें। उधर पाकिस्तान की अभिनेत्री आयशा उमर को सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की वजह बताया गया और सोशल मीडिया पर आयशा उमर की आलोचना होने लगी, जिसके बाद आयशा ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया कि वो शोएब मलिक से शादी नहीं करेंगी। आयशा उमर ने सवाल पूछने वाले से यह भी कहा कि शोएब मलिक की शादी हो चुकी है और वो शोएब और सानिया दोनों की बहुत इज्जत करती हैं। पाकिस्तान की अभिनेत्री आयशा उमर की इसलिए आलोचना की गई थी क्योंकि उन्हें सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की वजह बताया गया था। ये तक खबर उड़ी कि नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है और इसकी वजह आयशा उमर है। इस मामले में शोएब और सानिया मिर्जा ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आयशा ने चुप्पी तोड़ी और अपने और शोएब मलिक के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को जवाब दिया और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। इस बीच तुर्की के सीरिया में चलाए जा रहे ऑपरेशन पर अमेरिका ने चिंता जताई और बयान दिया कि इससे केवल सीरिया के लोगों को ही नहीं, वहां रहने वाले अमेरिकी सैनिकों को भी खतरा है। एक दिन पहले ही तुर्की ने सीरिया में किए गए नए ऑपरेशन की जानकारी दी थी और अगले ही दिन तुर्की ने इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। तुर्की ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे तुर्की के सैनिक उत्तरी सीरिया में घुसे और कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को पहचान कर उन पर गोलीबारी की। तुर्की ने इस ऑपरेशन में 5 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया, जिसके बाद कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ ने अमेरिका से मदद मांगी क्योंकि वो सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मदद करता है। अमेरिकी सैनिक सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को मारने के लिए डटे हुए हैं और इस काम में एसडीएफ के कुर्द लड़ाके उसका साथ देते हैं। और ये बात तुर्की को बिल्कुल पसंद नहीं। वो ये बात खुलकर अमेरिका से बोल चुका है और कह चुका है कि अमेरिकी सैनिक कुर्द लड़ाकों का साथ देना छोड़ दें, वरना सीरिया में अमेरिका भी तुर्की का दुश्मन होगा। पिछले हफ्ते अमेरिका के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करके तुर्की ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की को समझाया, लेकिन तुर्की नहीं माना। हालांकि अमेरिका अब भी तुर्की को रोक रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि तुर्की एक बार फिर सीरिया में घुस गया था, उसने उसे आंखें दिखाई और तुर्की के ऑपरेशन पर चिंता जताई। मगर तुर्की तो तुर्की है, उसने अमेरिका की बात सुनना तो दूर, अपने ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया और डंके की चोट पर बताया कि वो उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों को खत्म करके दम लेगा। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर 5,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी, जिसकी जानकारी बीएसएफ के डीजी ने दी। उन्होंने सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए इसे अहम फैसला बताया। जवानों को सीसीटीवी कैमरे लगने की वजह से सीमा पर कड़ी निगरानी रखने में पहले से ज्यादा मदद मिलेगी। इधर गुजरात में नकली नोट का कारोबार करने वाले दोषियों को पहली बार सजा सुनाई गई। दोनों दोषी बिहार के रहने वाले हैं और उन पर गुजरात में नकली नोटों का कारोबार चलाने का आरोप लगा था। जांच में गुजरात की एनआईए कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और पहली बार इस मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को 7 साल के लिए जेल भेज दिया और 10,000 का जुर्माना भी लगाया। इस बीच बीसीसीआई ने नई क्रिकेट सलाहकार समिति का ऐलान कर दिया, जिसमें टीम इंडिया के 3 पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिनके कंधों पर बीसीसीआई के नए चयनकर्ताओं को नियुक्त करने की जिम्मेदारी होगी। नई क्रिकेट सलाहकार समिति में पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नायक को शामिल किया गया। उधर खबर है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ताइवान अपने रिश्तों को मजबूती देने में जुट गए, क्योंकि पश्चिमी मीडिया चीन को सिर्फ ताइवान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुका है। जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के पास बसे सोलोमन आइलैंड्स के साथ सुरक्षा समझौता भी कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया को आशंका है कि चीन वहां अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने चीन को झटका देने के लिए ताइवान से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसे अपने देश में निवेश के लिए न्योता दिया। यानी अगर ताइवान की घेरेबंदी कर चीन उसके लिए आपदा साबित हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया उसे अवसर देता नजर आ रहा है, क्योंकि खबर है कि ताइवान की कई बड़ी कंपनियां जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए ऑस्ट्रेलिया पहली पसंद बन सकता है। इधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लड़कों ने दक्षिण कोरिया की एक यूट्यूबर से छेड़छाड़ की। यह घटना उस वक्त हुई जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी 2 लड़के वहां आ गए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला वीडियो बनाती नजर आई। तभी एक लड़का वहां पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उसने उस महिला का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचता दिखा।
इस दौरान उस महिला ने उसका विरोध किया तो वो उससे छेड़छाड़ करने लगा। किसी तरह महिला खुद को बचाकर वहां से जाने लगी तो वो लड़का स्कूटर से उसका पीछा करता दिखा, जिसे देखकर वो रुक गई। जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने उससे स्कूटर पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और वहां से चली गई। और जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई और उसने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और 10 घंटे के अंदर ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपियों को धर दबोचा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई। पुलिस ने आरोपियों के नाम चांद मोहम्मद और नकीब अंसारी बताए। उधर फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका से ईरान की हार पर जश्न मनाने वाले एक शख्स की वहां की पुलिस ने हत्या कर दी। ये आरोप जश्न मना रहे दूसरे प्रदर्शनकारियों ने लगाया। आरोप है कि जैसे ही 27 साल के इस शख्स ने ईरान की हार के बाद अपनी कार का हॉर्न बजाया, पुलिस ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना ईरान के बंदर अंजली शहर की बताई गई। उस शख्स का जश्न मनाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका से ईरान की हार के बाद हाथों में केक लेकर झूमता नजर आया। 2 दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का अमेरिका की टीम से मुकाबला हुआ था, जिसमें वो हार गई। उसके बाद ईरान में बड़ी संख्या में लोग दुखी होने के बजाय जश्न मनाते दिखे थे, क्योंकि बीते करीब 2 महीने से ईरान में हिजाब और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी वजह से वो इन हालात में ईरान की टीम के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाने से नाराज थे। ईरान के लोगों का मानना है कि उनकी फुटबॉल टीम वहां की सरकार का हिस्सा है। इधर बेंगलुरु में रेस्टोरेंट कर्मचारी से मारपीट के मामले में बीजेपी नेता के बेटे पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि खाना नहीं देने पर बीजेपी नेता के बेटे ने रेस्टोरेंट में काम करने वालों की पिटाई की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों को पीटते नजर आए। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट के बाहर भारी भीड़ दिखाई दी, जबकि भीड़ के बीच से कुछ लोग रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को बाहर खींचते नजर आए। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हुए, उन्होंने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। रेस्टोरेंट के बाहर निकालने के बाद वो लोग कर्मचारियों पर घूंसों की बरसात करते दिखाई दिए। हालांकि काफी देर बाद जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता केसी रामचंद्र के बेटे धनुष और 15 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच ईडी ने टीडीपी के पूर्व विधायक जेसी प्रभाकर रेड्डी और उनके परिवार पर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने ट्रक घोटाले में पूर्व विधायक और उनके परिवार की 22 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। और ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आरोप है कि उन्होंने BS3 गाड़ियों को खरीदकर उन्हें BS4 में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर बेचा, जिससे उन्होंने करीब 38 करोड़ की संपत्ति बनाई। BS3 इंजन वाली गाड़ियां BS4 के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में BS3 इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उधर अमेरिका उत्तर कोरिया पर नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी जानकारी अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने दक्षिण कोरिया में हुए एक सम्मेलन में दी। क्योंकि किम जोंग उन अमेरिका की चेतावनियों के बाद भी मिसाइलों का टेस्ट नहीं रोक रहे हैं। हाल के दिनों में भी उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को चेतावनी दी। ऐसे में अब अमेरिका किम जोंग उन को सबक सिखाने के लिए नई पाबंदियां लगाने की तैयारी में जुट गया है। इधर अहमदाबाद में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पीएम का रोड शो अहमदाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी में सवार होकर सड़कों पर निकले थे और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी एक तरफ हुई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। इस बीच फ्रांस की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने चिंता जताई कि अगर वहां बिजली संकट ऐसे ही बना रहा तो लोगों के मोबाइल फोन भी बंद हो जाएंगे। फ्रांस इन दिनों बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस ने यूरोप के कई देशों की गैस की सप्लाई रोक दी है और उनमें फ्रांस भी एक है। वहां सर्दियों में बिजली की कमी लोगों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है, लेकिन अब एक और बड़ी परेशानी उनके सामने मुंह बाए खड़ी है और इस परेशानी का जिक्र वहां की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने किया। उसने कह दिया कि अगर ऐसे ही बिजली संकट बना रहा तो जल्द ही लोगों के मोबाइल फोन भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल टावरों को चला पाना ही मुश्किल हो जाएगा। कंपनी ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर लगातार 2 घंटे किसी इलाके के मोबाइल टावर बंद रहे तो इमरजेंसी कॉल भी नहीं लग पाएगी। टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक इस समस्या से निपटने के लिए उसे हजारों मोबाइल टावरों में बैटरी बैकअप की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन इस काम में 5 साल का लंबा वक्त लग जाएगा। उधर अजरबैजान ने दावा किया कि उसके पड़ोसी आर्मेनिया ने एक बार फिर उस पर धावा बोल दिया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आर्मेनिया ने बॉर्डर के पास उसकी सेना के ठिकानों पर गोलाबारी की, जिसके बाद इन दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच एक बार फिर ऐसी तगड़ी लड़ाई छिड़ने की आशंका गहरा गई कि 2 साल पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएं। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर उंगली उठाई, लेकिन आर्मेनिया ने दावा किया कि यह उसका वार नहीं बल्कि पलटवार था, क्योंकि पहले अजरबैजान के सैनिकों ने आर्मेनिया पर हमला किया था। आर्मेनिया ने कहा कि उस हमले में उसका एक सैनिक जख्मी हो गया था।
हालांकि अजरबैजान ने इस दावे को झूठा बताया। आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए 1990 के दशक से विवाद है। इस वजह से 2020 में भी दोनों ने 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर गोला बारूद बरसाया था। तब 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद शांति समझौता कराया गया। लेकिन अभी सितंबर में फिर नागोर्नो कराबाख की लड़ाई छिड़ गई। उसमें दोनों तरफ के कम से कम 286 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर शांति समझौता हुआ, लेकिन कागज पर हुआ। समझौता जमीन पर शांति लाने में बार बार नाकाम साबित हो रहा है। इस बीच अंतरिक्ष से धरती पर एक अंडा गिराने का वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। अंतरिक्ष से अंडे की पृथ्वी पर लैंडिंग की बात ही अनोखी है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद अंडा टूटा तक नहीं और अंडा बिल्कुल साबुत पृथ्वी पर जा पहुंचा। ये मुश्किल एक्सपेरिमेंट करने वाले मार्क रोबर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के इंजीनियर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष से धरती पर बिना टूटे अंडा लैंड कराने में 3 साल लग गए। 4 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाया, जिसके लिए एक रॉकेट में अंडा रखा गया और रॉकेट को एक 0 प्रेशर गुब्बारे से बांध दिया गया। गुब्बारे समेत रॉकेट ऊपर पहुंचा और कुछ घंटों के सफर के बाद वापस धरती पर आ गया। जब रॉकेट को खोलकर देखा गया तो अंडे में एक क्रैक तक नहीं आया था। मार्क रोबर अपनी कामयाबी पर फूले नहीं समाये और उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल वो ये एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह पर करने वाले हैं। इधर बीएसएफ ने जानकारी दी कि इस साल पाकिस्तान सीमा पर 16 ड्रोन मार गिराए गए। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवादियों के बजाय अब ड्रोन का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिनके जरिए पाकिस्तान भारतीय सीमा में न सिर्फ हथियार बल्कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स भेजने की भी साजिश रच रहा है। बताया गया कि इसके लिए वो हेक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ले रहा है, जो 6 पंखों वाला बड़ा ड्रोन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार और ड्रग्स भारत में भेजे जा सकें। ये ड्रोन एक बार में 20 से 30 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इसके इस्तेमाल में तेजी ला दी है। खबर है कि उसने चीनी तकनीक की मदद से इस ड्रोन को तैयार किया है, लेकिन इसका बड़ा ड्रोन होना ही उसके लिए काल साबित हो रहा है। और यदि पावर बड़ा होगा, ड्रोन का साइज बड़ा होगा, तो हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा टारगेट बनता है। बीएसएफ ने इस बात की भी जानकारी दी कि पिछले 1 महीने में ही पाकिस्तान के 3 ड्रोन ढेर कर दिए गए। उधर सऊदी अरब में होने वाले अरब देशों के सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया, जिसे अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि कभी अमेरिका के दोस्त रहे सऊदी अरब ने चीन से नजदीकी बढ़ाने का संकेत दिया और सऊदी अरब में होने वाले अरब देशों के सम्मेलन में शी जिनपिंग को न्योता दे दिया, जिसके बाद शी जिनपिंग 7 दिसंबर को सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। इस दौरान चीन और सऊदी अरब के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। शी का यह दौरा ऐसे समय में होगा जब सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओपेक ने कच्चे तेल की सप्लाई में 2% कटौती का फैसला किया है, जिसकी वजह से अमेरिका को जोरदार झटका लगा था। और शी जिनपिंग का सऊदी अरब का दौरा उनके लिए दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि सऊदी अरब जाने वाले नेता कोई और नहीं, उनसे खुलकर दुश्मनी करने वाले शी जिनपिंग हैं। और अगर सऊदी अरब ने चीन के साथ तेल से जुड़ी कोई बड़ी डील कर ली तो फिर तो अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। इधर जयपुर में 2 करोड़ के बीमा की रकम हड़पने के लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसके भाई की हत्या करवा दी। इस काम के लिए उसने हिस्ट्री शीटर को 10 लाख रुपए दिए, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके भाई को गाड़ी से टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि वो एक्सीडेंट लगे। बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर छानबीन में जुट गई। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमला हो गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की सेना के जवान सैन्य स्कूल की सुरक्षा में तैनात थे। इस दौरान उन पर कुछ हमलावरों ने अटैक कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैनिकों ने एक हमलावर को मार गिराया। पाकिस्तान के सुरक्षा बल पर हुए हमले में उनका एक जवान भी घायल हो गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जंगी जहाज में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि जंगी जहाज में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत आग को बुझा लिया गया, जबकि घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया। इधर खबर है कि अमेरिका अपने सबसे ताकतवर हथियार से कुछ ही घंटों बाद पर्दा उठाने वाला है, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना को आधुनिक तकनीक से लैस अब तक का सबसे शक्तिशाली B-21 रेडर बॉम्बर मिल जाएगा, जो नए साल की शुरुआत में तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि B-21 रेडर बॉम्बर जैसे ही अमेरिका की वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, वो उसके B-1 और B-2 बॉम्बर की जगह ले लेगा। अमेरिका का वो ताकतवर हथियार जिससे वो अब तक दुश्मन के ठिकानों पर तबाही मचाता आया है, वो B-1 सुपरसोनिक बॉम्बर जिसे दुनिया में कहीं भी कुछ घंटे के नोटिस पर भेजा जा सकता है, और वो B-2 बॉम्बर जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। अमेरिका का दावा है कि 6ठी पीढ़ी का B-21 रेडर बॉम्बर लंबी दूरी तक वार कर सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी तकनीक इतनी एडवांस्ड है कि दुनिया का कोई भी रेडार इसे पकड़ नहीं सकता। अमेरिका के मुताबिक B-21 रेडर बॉम्बर $20 लाख
यानी भारतीय रुपयों में 16 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है, जो परमाणु हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी सक्षम है। इस बीच इलॉन मस्क एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हैं जिससे दिव्यांग लोग चल फिर और बातचीत कर सकेंगे। इसके लिए मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक वायरलेस ब्रेन चिप बना रही है, जिसका अगले 6 महीने में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो सकता है। बल्कि इलॉन मस्क की सोच तो इतने आगे की है कि जन्म से ही न देख सकने वाले लोगों की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए। इस ब्रेन चिप के जरिए मस्क की कोशिश पार्किंसंस जैसी दिमागी बीमारी का इलाज करने की भी है। उनकी कंपनी अभी जानवरों पर इस चिप को टेस्ट कर रही है। लगभग 1 साल पहले उसने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, जिसमें ब्रेन चिप की बदौलत एक बंदर अपने आप कंप्यूटर गेम खेलता दिखा था। अब मस्क की तैयारी ब्रेन चिप के इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की है। उन्हें उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में उनकी चिप का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। हालांकि मस्क ऐसी उम्मीदें पहले भी जता चुके हैं, लेकिन उनकी कंपनी अपने शेड्यूल से पीछे चल रही है और कई बार डेडलाइन मिस कर चुकी है। उधर यूक्रेन ने एक बार फिर चेतावनी दी कि जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस से कह दिया कि वो पावर प्लांट को तुरंत खाली करके वहां से हट जाए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब जंग छिड़ने से यूक्रेन पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन प्लांट के आसपास गिरने वाली मिसाइलों से ज्यादा बड़ा खतरा उसके अंदर मौजूद रूसी सैनिकों को बताया जाता है, क्योंकि उनके कब्जे की वजह से प्लांट के रखरखाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के सैनिक पावर प्लांट के उन हिस्सों में भी आसानी से चले जाते हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, और इस वजह से यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसके सैनिक नहीं हटे तो जापोरिजिया पावर प्लांट हजारों लोगों की मौत की वजह बन जाएगा। यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस बात पर एक बार फिर चिंता जताई कि यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए रूस का वहां से हटना जरूरी है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि चीन के एयरबेस पर पहली बार रूस के फाइटर जेट उतरे। बताया गया कि दोनों देशों के बम और मिसाइल बरसाने वाले लड़ाकू विमानों ने एक दूसरे का एयरबेस इस्तेमाल कर पेट्रोलिंग की, ताकि अपनी ताकत को परखा जा सके। लड़ाकू विमानों के गश्त करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के फाइटर जेट उड़ान भरते दिखाई दिए। जैसे ही विमानों ने उड़ान भरी, एक सुखोई Su-30 जेट उनकी सुरक्षा में तैनात नजर आया। आसमान में लंबा सफर तय करने के बाद बमों की बारिश करने की ताकत रखने वाले विमान चीन के एयरबेस पर उतर गए, लेकिन दावा है कि इससे पहले विमानों ने जापान और पूर्वी चीन सागर के ऊपर भी पेट्रोलिंग की। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि गश्त के दौरान चीन और रूस के फाइटर जेट उसकी हवाई सीमा में भी घुस गए थे, हालांकि बाद में वो वहां से आगे बढ़ गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है स्पेन से। स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर में लेटर बम मिलने से हड़कंप मच गया, हालांकि वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया गया। इस घटना के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये लेटर बम ठीक वैसा ही है जैसा एक दिन पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में भेजा गया था, जिसके फटने से दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया था। स्पेन में सभी अहम इमारतों और दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है? किशोर, यह छठा लेटर बम है, पहला नहीं, छठा, दूसरा नहीं, छठा लेटर बम है। और इसके बाद यानी प्रधानमंत्री के आवास पर लेटर बम मिलने के बाद अमेरिकी दूतावास में, जो कि स्पेन में है, वहां भी लेटर बम मिला है। उसे भी असफल कर दिया है वहां के सुरक्षा कर्मियों ने। और एक अहम बात यह है कि स्पेन के रक्षा मंत्री यूक्रेन के दौरे पे है। उन्होंने कहा है कि इस लेटर बम से स्पेन यूक्रेन की मदद करना नहीं रोकेगा। शुक्रिया नीरज आपका। उधर राजस्थान के राजसमंद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना करीब 20 दिन पुरानी बताई गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। और उस वीडियो में सड़क किनारे एक कार खड़ी नजर आई, जिसमें एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलकर वहां दुकान के बाहर बैठे एक आदमी के पास पहुंची, वहां से आ रही एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कार में जा भिड़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तालिबान के हमले, इसीलिए हिना रब्बानी खर को अफगानिस्तान जाना पड़ा था। लेकिन अफगानिस्तान जाने के बाद भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। खबर है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को परेशान करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। खासतौर पर इसके लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान की सरकार एक आतंकी संगठन मानती है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार के साथ इस संगठन ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया था। अगले ही दिन क्वेटा में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, जिसकी विचारधारा बहुत कुछ अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी ही है। दावा यह है कि अफगानिस्तान से तालिबान की शह पर ही पाकिस्तानी तालिबान एक्शन में आए। ऊपर से पाकिस्तान की एजेंसियों की शिकायत है कि आतंकी हमले करने के बाद ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ऊपर से बॉर्डर का विवाद तालिबान सुलझने ही नहीं दे रहे। अफगानिस्तान कभी भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान अगर सत्ता में आए तो विवाद सुलझ जाएगा।
लेकिन तालिबान ने तो पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जंग के 9वें महीने में ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से साफ मना कर दिया है, जबकि ज़ेलेंस्की पिछले कई महीनों से बाइडेन से उसे यूक्रेन भेजने की गुहार लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कई बार अमेरिका से कहा कि रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए इस डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका ने कड़े शब्दों में यह कह दिया कि वो पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन नहीं भेजेगा। और अमेरिका के इनकार के पीछे रूस की नेटो देशों को दी गई एक धमकी को बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिला तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है। और रूस की इस धमकी के बाद ही खबर आई कि यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बिना ही जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब अमेरिका उसे यह डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। और नेटो के दूसरे देश भी पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देने से पहले 100 बार सोचेंगे। जबकि इस डिफेंस सिस्टम को मिसाइलों का काल कहा जाता है, लेकिन अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम देने की ज़ेलेंस्की की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया। हालांकि वो पिछले कई महीनों से लगातार बाइडेन पर दबाव बना रहे थे, उनसे गुहार लगा रहे थे कि रूस से लड़ने के लिए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दिया जाए। उन्होंने दलील दी कि ये डिफेंस सिस्टम ही रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के लोगों को बचा सकता है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को आसानी से ढेर कर सकता है, और ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। और ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि देर सवेर अमेरिका उनकी गुहार जरूर सुनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम की मदद पर ज़ेलेंस्की से किनारा कर लिया, क्योंकि रूस ने इस सिस्टम को लेकर एक बड़ी धमकी दे दी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिला तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यानी एक बार अमेरिका का ये घातक हथियार यूक्रेन पहुंचा तो फिर पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि अगर नेटो ने ऐसी कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि रूस इस हथियार की ताकत से वाकिफ है। वो जानता है कि अगर एक बार पेट्रियट यूक्रेन पहुंच गया तो फिर रूसी सेना की शामत आ जाएगी। इसी वजह से रूस ने पहले भी कई बार इस तरह के खतरनाक हथियारों की मदद का विरोध किया है, लेकिन इस बार तो दिमित्री मेदवेदेव ने सीधे विश्व युद्ध की बात कर दी। और जिस तरह से रूस ने दुनिया के बड़े देशों के विरोध को हवा में उड़ाते हुए यूक्रेन पर हमला किया था, उसकी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी वजह से यूक्रेन को वो हथियार मिलना अब नामुमकिन लग रहा है जो उसे रूसी मिसाइलों से बचा सकता है। लेकिन अमेरिका के इनकार के बाद भी ज़ेलेंस्की हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अब जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी और तेजी से इस पर कदम उठाने की अपील की, क्योंकि जंग अब तेज होती जा रही है। रूस ने पहले के मुकाबले मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि ऐसे ही हमलों से देश को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की अब जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है। और अमेरिका के मना करने के बाद ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि जर्मनी उनकी मदद करेगा। एक रोज पहले ही पोलैंड ने भी जर्मनी को सलाह दी थी कि वो ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दे। हालांकि यूक्रेन की परेशानी ये है कि उसके सैनिकों को पेट्रियट सिस्टम चलाना ही नहीं आता और नेटो देश इसके इस्तेमाल के लिए अपने सैनिक वहां नहीं भेज सकते। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जर्मनी ने भी ज़ेलेंस्की की मांग पर अब तक हामी नहीं भरी। उधर ईरान के आक्रामक तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने कतर को आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करने का फैसला कर लिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जानकारी दी कि दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे चरण के मुकाबले के दौरान इस डील को मंजूरी दी गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल ने आशंका जताई थी कि दुनिया को अस्थिर करने के लिए ईरान की एजेंसियां कतर में चल रहे वर्ल्ड कप को निशाना बना सकती हैं, जिसके बाद कतर में हड़कंप मच गया और उसने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। और बाइडेन प्रशासन ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कतर के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल पर मोहर लगा दी, जिसके तहत कतर को 10 एंटी ड्रोन सिस्टम, 200 इंटरसेप्टर मिसाइल और दूसरे घातक हथियार मिलेंगे। असल में हिजाब विरोध आंदोलन की वजह से ईरान की सरकार पर खतरा बना हुआ है, जिसके लिए वो कई बार अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा चुका है और आशंका है कि इसी बौखलाहट में वो दुनिया को अस्थिर करने के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप को निशाना बना सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंची पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर को तालिबान ने बड़ा झटका दिया। खबर है कि हिना रब्बानी खर वहां के रक्षा मंत्री से मिलने पहुंची थी, लेकिन अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए हिना रब्बानी खर काबुल आई थी, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर केवल एक दिन के दौरे पर काबुल गई थी। वो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से मिलना चाहती थी, लेकिन मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया।
और आखिरकार हिना रब्बानी घर को उनसे मिले बिना ही लौटना पड़ा। दावा यह है कि हिना रब्बानी घर की तरफ से काबुल में पाकिस्तान के दूतावास ने काफी मेहनत की। बार बार मुल्ला याकूब के दफ्तर से मिन्नतें भी की गईं, लेकिन उन्होंने इस बात को जरा भी तवज्जो नहीं दी। ऊपर से अफगानिस्तान के मीडिया को भी पूरी घटना की जानकारी दे दी गई। जैसे ही ये खबरें सामने आई, पाकिस्तान की दुनिया ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि चीन हिंद महासागर के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर सकता है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अफ्रीकी देश जिबूती में बने अपने सैन्य बेस में चीन कुछ खतरनाक करने की प्लानिंग कर रहा है और वो वहां जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां रख सकता है। चीन के जिबूती में बने सैन्य अड्डे से जुड़ी ये बातें अमेरिका के रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में छापी गईं, जिसमें बताया गया कि चीन ने इसी साल मार्च के महीने में हिंद महासागर के पास एक जहाज तैनात किया था और अब वो वहां एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां तैनात कर सकता है, क्योंकि चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया ही हिंद महासागर में घुसने के लिए था। ये खबर कुछ महीने पहले भी आ चुकी है और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया था कि चीन अफ्रीकी देश जिबूती के रास्ते हिंद महासागर में घुसने की प्लानिंग कर रहा है। और ये खबर भारत की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि हिंद महासागर में अगर चीन को कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और इसी वजह से चीन कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिंद महासागर के किनारे बसे देशों में बेस बनाने की कोशिश करता है, तो कभी विदेश में नौसैनिक सुविधाओं वाले अपने इकलौते जिबूती मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करता है। कुछ महीने पहले चीन की हिंद महासागर में घुसने की जिस चाल का पता चला था, अमेरिका के रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में भी वही कहा गया और भारत को अलर्ट किया गया, क्योंकि खबर है कि चीन जिबूती के बंदरगाह को वैसे ही विकसित कर रहा है जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को किया था। और कुछ महीने पहले उसने वहां अपना जासूसी जहाज भेज दिया था, जिसके रडार में भारत का दक्षिणी हिस्सा आ रहा था। और अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद लग रहा है कि चीन जिबूती में भी कुछ वैसा ही करने वाला है और वहां बने अपने बेस में जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां रखने वाला है, जो बड़े आराम से हिंद महासागर में दाखिल हो सकती हैं। खबर है कि चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती के अपने सैन्य ठिकाने में उन जहाजों को तैनात करने की तैयारी की है जो उसकी नेवी की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किए गए दावे में उसने उनमें कुछ को वहां पहुंचा भी दिया है। जिबूती है तो छोटा सा देश, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बड़े बड़े देशों से ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास है और ये स्ट्रेट लाल सागर को उत्तर में अदन की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से जोड़ता है। और इसीलिए चीन का जिबूती में बना मिलिट्री बेस खतरनाक है, क्योंकि अगर उसने जिबूती में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल हो जाएंगे। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि जिबूती में अपने मिलिट्री बेस से चीन ने ड्रोन और विमान उड़ाकर अमेरिका के विमानों का रास्ता रोका, क्योंकि चीन मांग कर रहा है कि जिबूती के हवाई क्षेत्र में दूसरे देश के विमानों की एंट्री बैन हो जाए। यही नहीं, वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से हिंद महासागर की ओर जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक कर सकता है। वो समंदर में व्यापार का नया रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि पहले रास्ते यानी मलक्का स्ट्रेट में भारत के युद्धपोत तैनात हैं और फिलहाल चीन को होने वाले 80% तेल की आपूर्ति मलक्का स्ट्रेट से ही होती है। उधर राजस्थान के राजसमंद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना करीब 20 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में सड़क किनारे एक कार खड़ी नजर आई, जिसमें एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलकर वहां दुकान के बाहर बैठे एक आदमी के पास पहुंची, वहां से आ रही एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कार में जा भिड़ी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद वहां मौजूद दूसरी कार काफी दूर जा गिरी, जबकि टक्कर मारने वाली कार पलट गई। गनीमत यह रही कि बच्ची और वो आदमी समय रहते वहां से हट गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इधर देश में हवाई सफर सस्ता हो सकता है। बीते कुछ महीनों में हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से सफर महंगा हुआ था, लेकिन एटीएफ के दाम घटने से इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि हवाई सफर सस्ता हो सकता है। मतलब जल्द लोगों को महंगे टिकट खरीदने से राहत मिल सकती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत में 2.3% की कटौती की है। इस बीच बिहार में शराबबंदी के बीच माफियाओं ने शराब तस्करी का नया तरीका ढूंढ निकाला। बिहार के छपरा में पुलिस ने गेहूं के एक खेत से 200 लीटर शराब बरामद की, जिसे खेत के अंदर गड्ढा बनाकर छिपाया गया था। खेत के अंदर शराब होने की खबर मिलते ही वहां पुलिस और शराब विरोधी टीम पहुंच गई। उन्होंने जब खेत में खुदाई की तो उन्हें वहां 200 लीटर अवैध शराब एक गड्ढे से मिली। उधर यूके में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कम वेतन और बढ़ते काम के बोझ की वजह से हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। माना जा रहा है कि एम्बुलेंस कर्मियों की यह हड़ताल यूके के इतिहास में 100 साल की सबसे बड़ी हड़ताल साबित होगी, जिसकी वजह से यूके में मरीजों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों का आरोप है कि यूक्रेन जंग की वजह से बढ़ी महंगाई में उनके लिए घर चलाना मुश्किल है,
इसीलिए उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इस बीच ईरान ने इजरायल के 4 नागरिकों को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया। इन चारों नागरिकों पर ईरान में अपहरण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। ईरान का दावा है कि चारों आरोपी इजरायल की खुफिया एजेंसी के जासूस हैं, जो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को हवा देने में लगे थे। लेकिन इजरायल ने ईरान के आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान ने इन चारों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ही इजरायल को घेरना शुरू कर दिया था। इसीलिए हिजाब विरोधी आंदोलनों का तेज होना इजरायल और ईरान में टकराव की वजह बनता दिख रहा है। ईरान का आरोप है कि ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलनों के पीछे इजरायल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। अब तो ईरान के आरोप इजरायल और अमेरिका से आगे बढ़ चुके हैं। दावा यह है कि दुनिया की 47 खुफिया एजेंसियां हिजाब विरोधी आंदोलनों की मदद करने में लगी हुई हैं। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन को 2.5 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। दावा यह है कि अब तक 450 प्रदर्शनकारियों की मौत हिजाब विरोधी आंदोलनों की वजह से हो चुकी है। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी लड़की आयशा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। 1954 के हिंदी गाने पर डांस करने वाली आयशा पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है और उनके डांस को अकेले इंस्टाग्राम पर ही 19 लाख लोग देख चुके हैं। ये 1954 की फिल्म नागिन में वैजयंती माला पर फिल्माया गया एक सैड सॉन्ग था। लेकिन आयशा के डांस के बाद पूरे देश में इस गाने पर डांस की रील बनने लग गई। हालांकि अपनी कुछ तस्वीरों की वजह से आयशा लोगों के निशाने पर आ गई। मिडिल फिंगर दिखाते हुए आयशा की ये तस्वीरें लोगों को खटकने लगी। कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर सनसनी बनने वाली आयशा को लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। इधर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक स्टडी ने अमेरिका में सनसनी फैला दी। 3 दशकों के सैटेलाइट डेटा के आधार पर नासा ने दावा किया कि समंदर का बढ़ता पानी साल 2050 तक अमेरिका के लगभग सभी तटों को डुबा देगा। यानी समंदर किनारे बसे अमेरिका के बड़े बड़े शहर ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं। संकट के सबसे ज्यादा बादल न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों पर मंडरा रहे हैं। वो जल समाधि ले सकते हैं और दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। लेकिन ये सोचकर खैर मनाने की कोई वजह नहीं कि 2050 आने में अभी 28 साल लगेंगे, क्योंकि नासा का कहना है कि अमेरिका में छोटा मोटा तूफान आने पर भी तटीय इलाकों के बाढ़ में डूबने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण वाले बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया और उनके बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए इसे पूरे राज्य का अपमान बता दिया। राम भक्तोनी सामे एमना पासे बोलावडावामां आव्युं कि तमे मोदी ने 100 माथावाळो रावण को। उन्होंने खड़गे के बयान को कांग्रेस की सोच बताया और उस पर राम के अस्तित्व को नहीं मानने का आरोप लगाया। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने यूट्यूब को क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी हटाने के आदेश दिए और कोर्ट ने कहा कि हसीन जहां के खिलाफ निजी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले मोहम्मद शमी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बधाई दी थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को रेप और जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद उन्होंने मामले में केस दर्ज कराया था। उधर खबर है कि 2022 में फ्रांस गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वहां के मौसम विभाग ने यह जानकारी दी और अनुमान जताया कि जब से उनके देश में तापमान रिकॉर्ड करना शुरू किया गया, उसके बाद से ये साल फ्रांस का सबसे गर्म साल हो सकता है। फ्रांस में इस साल औसत तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि इससे पहले 2020 सबसे गर्म साल रहा था और तब औसत तापमान 14.07 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इधर एम्स का डेटा हैक होने के मामले में जांच एजेंसियों को कुछ अहम सुराग मिले हैं। पता चला है कि जांच एजेंसियों को हैकर की आईपी एड्रेस की जानकारी मिल गई है, जिसके जरिए हैकर तक पहुंचा जा सकता है। आईपी एड्रेस एक पड़ोसी देश की है, इसलिए आशंका है कि यह साजिश सरहद पार से रची गई हो। हैकिंग की जांच में एनआईए, सीबीआई और आईबी के अधिकारियों को शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के अधिकारी भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये हैकिंग एक दिन में नहीं हुई, बल्कि कई दिनों से हैकरों का भेजा हुआ वायरस एम्स के सर्वर में मौजूद था। माना जा रहा है कि किसी कर्मचारी ने ही ये वायरस सिस्टम में डाला था। हालांकि ये वायरस किसी कर्मचारी की गलती से सिस्टम में आया या फिर जानबूझकर डाला गया, ये अभी तक साफ नहीं है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने पेंगोंग झील के पास चौकी बना ली है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई, जिनके हवाले से यह दावा किया गया कि चीन वहां लंबे वक्त तक रहकर भारत के साथ टकराव का मन बना चुका है, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो LAC के नजदीक तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। इस वादे पर भारत ने तो पूरी तरह अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खबर है कि उसने पेंगोंग झील के पास चौकी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यानी उसकी मंशा यह है कि हथियारों से लैस सैनिकों की एक कंपनी वहां तैनात कर सके, ताकि LAC के पास विवाद खत्म न हो।
और चीन शुरू से यही चाहता है। उसने भारत के साथ वादे तो बहुत किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो उसने चाल चल दी, जिसका नतीजा 2 साल पहले गलवान की घटना थी। लेकिन इसके बाद भी उसकी तरफ से LAC पर घुसपैठ की कोशिशें बंद नहीं हुई और अब तो दावा किया जा रहा है कि उसने पेंगोंग झील के पास चौकी भी बना ली है, जो 135 किलोमीटर लंबी एक लैंड लॉक्ड झील है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इस झील का कुछ हिस्सा लद्दाख में है, जबकि बाकी का हिस्सा तिब्बत में है, जिस पर चीन का कब्जा है। और दावा किया जा रहा है कि चीन इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियों को आसान बनाने के लिए जी जान से जुटा है। हालांकि भारत ने भी इसका जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि LAC के पास भारतीय सेना बड़ी संख्या में तोपों और मिसाइलों की तैनाती कर रही है, ताकि अगर चीन ने वहां गलवान जैसी घटना को दोहराने की गलती की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। उधर दिल्ली के सदर बाजार से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कई गाड़ियां इस आग में जलकर राख हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, वहां कई गाड़ियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 टीमें पहुंच गई। इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि वहां करीब 34 गाड़ियों में आग लगी। इधर ओडिशा के पदमपुर में पूर्व विधायक प्रदीप पुरोहित ने जनसभा के दौरान वोटरों के सामने दंडवत प्रणाम किया। पदमपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाला है। और इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने वहां कई रैलियां और रोड शो किए और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। बीजेपी ने पदमपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रदीप पुरोहित को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया, क्योंकि मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ मामले में कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के लिए कहा था, मगर दोनों ही अदालत नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इस बीच फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और ट्यूनीशिया का मैच विवादों में पड़ गया। फ्रांस वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन ट्यूनीशिया से मिली हार को वो पचा नहीं पा रहा और उसका मानना है कि उसकी हार की वजह रेफरी का एक गलत फैसला बना। वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने फ्रांस के एक गोल को खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्यूनीशिया ये मैच 1-0 से जीत गया। फ्रांस की तरफ से इस फैसले की आधिकारिक शिकायत फीफा से की गई है। उधर चीन ने 1,500 परमाणु बम बनाने वाली अमेरिका की रिपोर्ट का एक साजिश बता दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जो रिपोर्ट जारी की, वो पूरी दुनिया में उसकी छवि खराब करने की एक कोशिश है, ताकि दुनिया के ज्यादातर देश चीन को एक खलनायक के तौर पर देखने लगे, उसे एक ऐसा देश समझने लगे जिसे सिर्फ हथियारों से ही प्यार है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका उसे बदनाम करने में जुटा है और ऐसा करके वो उन देशों को भी अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रहा है जिनसे चीन के रिश्ते थोड़े बहुत ठीक हैं। चीन ने अमेरिका को इस बात के लिए भी आड़े हाथ लिया कि वो उसकी सैन्य ताकत को बढ़ने से रोकना चाहता है और इसीलिए उसने 1,500 परमाणु बम बनाने वाली गलत रिपोर्ट को जारी किया। एक रोज पहले ही पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि चीन के पास अभी 400 परमाणु हथियार हैं और वो 2035 तक 1,500 एटम बम बना लेगा। लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया। इधर राजस्थान के जोधपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर कई बार घूम गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, क्योंकि उस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सड़क पर एक बार नहीं बल्कि कई बार खतरनाक तरीके से घूम गई। इस दौरान उसके टायर से चिंगारी निकलती नजर आई और डिवाइडर से टकराकर उसके टायर गाड़ी से अलग हो गए। बताया गया कि किसी दूसरी गाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मारी थी, जिस वजह से वो बेकाबू हो गई। इस हादसे में घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 2 जने उस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष है। इस बीच अमेरिका में एक दूसरे वायरस ने डॉक्टरों के हाथ पांव फुला दिए। वैसे तो RSV नाम का यह वायरस पुराना है, लेकिन इस बार ये अमेरिका में इतने बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है कि अस्पतालों की कमर टूटने लगी है। और अस्पतालों का हाल वैसा ही हो गया है जैसा कोरोना काल के शुरुआती दिनों में देखने को मिला था। अस्पतालों ने अपने परिसर में एक बार फिर टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जितने बच्चे RSV से बीमार पड़ रहे हैं उतने बेड अस्पतालों में हैं ही नहीं। बेड की समस्या सुलझा भी ली जाए तो अस्पतालों में स्टाफ की भयानक कमी है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बीते 20 साल में अमेरिका के अस्पतालों में बच्चों के कम होते बेड इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि RSV यानी रेस्पिरेटरी सिनेस्टिशियल वायरस के लक्षण मामूली खांसी जुकाम जैसे ही होते हैं, लेकिन नवजात बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इधर खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के किसानों को बांटे चेक बाउंस हो गए। पिछले साल तेलंगाना के CM ने ऐलान किया था कि वो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों की आर्थिक मदद करेंगे।
और उन्होंने पंजाब और हरियाणा के 700 से ज्यादा किसानों को 3-3 लाख रुपए के चेक बांटे भी, जिनमें पंजाब के तरन तारण जिले के कई किसानों के चेक बाउंस होने की खबर सामने आई। बताया गया कि ऐसे किसानों ने वहां के कृषि विभाग को चिट्ठी लिखी और पैसा दिलाने की मांग की। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर 40 मिनट तक ठप रही सेवा को बहाल कर दिया गया। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट का सारा काम रुक गया था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। थोड़ी ही देर में वहां यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। बताया गया कि एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान ऑप्टिकल फाइबर की केबल कट गई, जिससे मुंबई एयरपोर्ट का सर्वर डाउन हो गया। इस वजह से 40 मिनट तक काम ठप रहा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है श्रद्धा मर्डर केस पर। खबर है कि आफ्ताब की पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू तिहाड़ जेल में ही किया जाएगा। नार्को टेस्ट के बाद यह इंटरव्यू किया जाता है, जो नार्को टेस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। खबर है कि फोरेंसिक साइंस लैब के 4 सदस्य और इस केस के जांच अधिकारी इस इंटरव्यू के लिए तिहाड़ के जेल नंबर 4 पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस इंटरव्यू का वक्त तय किया गया है। आफ्ताब की सुरक्षा के मद्देनजर साकेत कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया था और यह कहा था कि आफ्ताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू जेल में ही किया जाए। दीपक विष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जहां पर नार्को टेस्ट होता है उसी जगह पर उस आरोपी को ले आया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए की जा रही है, ताकि जिस तरह से उसका लाना ले जाना जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें काफी हाई रिस्क है। उसको लेकर तिहाड़ जेल के अंदर ही प्रक्रिया की जाएगी और इसको लेकर जो एफएसएल की टीम है और जो आयोग होंगे उस केस में पूरी तरह से उसी सवालों को एक बार फिर दोहराएगी। शुक्रिया दीपक आपका। उधर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच शुरू हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन रनों की बारिश हो गई। इंग्लैंड की टीम ने एक ही दिन में 506 रन बना दिए, जो टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ। किसी टेस्ट मैच के पहले ही दिन इतने रन इससे पहले कभी नहीं बने थे। अब तक टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का था, जब 1910 में उसने 494 रन बनाए थे। दिन भर में इंग्लैंड के केवल 4 खिलाड़ी आउट हुए और इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों ने शतक भी जड़ दिए। इधर पुदुचेरी में हथनी लक्ष्मी की मौत पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और उसकी मौत में साजिश का शक जताया। एक दिन पहले टहलने के लिए ले जाते वक्त कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिसे अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। उसकी अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ शहर के अलग अलग सड़कों से गुजरी। हथनी लक्ष्मी के अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर उसकी मौत की वजह पर अटकलें लगनी तेज हो गईं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले ही लक्ष्मी का इलाज कर रहे डॉक्टरों को हटा दिया गया था और उनकी जगह जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के डॉक्टरों को उसकी देखभाल का जिम्मा सौंप दिया गया था। वहीं कुछ लोगों ने हथनी की मौत को जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत तक बता दिया और आरोप लगाया कि उन्हीं के दबाव के बाद हथनी का घूमना फिरना बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इस बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने वाली एक संस्था द टायर एक्सटिंग्विशर्स ने 8 देशों में 900 एसयूवी के टायरों की हवा निकालने का दावा किया। संस्था का कहना है कि उसने ये कारनामा एक रात में किया और 1-2 देशों में नहीं बल्कि 8 देशों में एसयूवी के टायर पंक्चर कर दिए। ये दावा करने वाली संस्था का नाम ही द टायर एक्सटिंग्विशर्स है और ये संस्था जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का काम करती है। संस्था ने अपने इसी मिशन को पूरा करते हुए 8 देशों में करीब 900 एसयूवी यानी बड़ी गाड़ियों के टायर पंक्चर करने का दावा किया, क्योंकि इस संस्था से जुड़े कार्यकर्ता मानते हैं कि प्रदूषण के लिए एसयूवी ही जिम्मेदार है और इन्हीं से सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, या यूं कहें कि कार्बन निकलता है, क्योंकि आम कारों की तुलना में एसयूवी भारी होती हैं और उनमें ज्यादा पेट्रोल या डीजल खर्च होता है। और इसीलिए इस संस्था ने 8 देशों में प्रदर्शन किया और एसयूवी के टायरों की हवा निकाल दी। इस संस्था से जुड़े लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और बर्लिन जैसे बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में युवा ही नहीं बल्कि 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस साल मार्च से नवंबर तक ये संस्था 10,000 एसयूवी के टायर पंक्चर कर चुकी है, क्योंकि इस संस्था के लोग क्लाइमेट चेंज को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर देश इस काम को करने में नाकाम रहे हैं और इसलिए उन्होंने खुद बीड़ा उठाया और एसयूवी के टायरों की हवा निकालकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। इधर पंजाब के अमृतसर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर गई हुई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने बदमाश को रोका, उसने फायरिंग करने की कोशिश की और बाद में वहां से भागने लगा। सामने आए वीडियो में पुलिस वाले कार से उतरकर भाग रहे बदमाश को पकड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भागता नजर आया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। जेएनयू में वहां प्रोफेसरों के चेंबर के बाहर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने पर बवाल मच गया है।
एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट पार्टियों से संबंध रखने वाले छात्रों ने ये कमेंट लिखे हैं। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लगे है आसमां जैसा नहीं है, लगे है आसमां जैसा नहीं है, नजर आता है जो होता नहीं है। 100 बात की एक बात कही जावेद ने। यकीन का दायरा देखा है किसने, गुमा के दायरे में क्या नहीं है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।